हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तरंग यांत्रिकी के 3 आधारभूत सिद्धांत। तरंग यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी। एक तो होती है चिरसम्मत यांत्रिकी, जिसमें न्यूटन की गति के नियमों को आधार मानकर स्थूल कणों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक क्वांटम यांत्रिकी होती है जिसमें सूक्ष्म कणों के लिए जो लागू होती है, उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली ने 1924 में डी ब्रोगली का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों के गुण दर्शाता है। या कोई भी जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य की दोहरी प्रकृति होती है, द्वैत नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात द्रव्य में कण तथा तरंग दोनों के गुण होने चाहिए। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों के गुण दर्शाता है। जैसे फोटोन में संवेग एवं तरंग दैर्ध्य दोनों होते हैं। संवेग कण का गुण है और तरंग दैर्ध्य एक तरंग का गुण है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी क्या होते हैं, संवेग और तरंग दैर्ध्य होते हैं। इसके लिए एक तरंग दैर्ध्य का संबंध बताया। कैसे बताया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। आइंस्टीन के सिद्धांत से एनर्जी होती है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 के LHS समान है तो RHS समान कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर क्या आएगा, एच न्यू इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर आएगा। न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन लेमड़ा। सी वेग है और लेमड़ा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो न्यू की जगह क्या पुट करेंगे, सी अपॉन लेमड़ा रखेंगे, तो क्या बनेगा, एच सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। इक्वल के साइड में ऊपर क्या है, सी है, और इस साइड में ऊपर क्या है, सी स्क्वायर है, नीचे 1 मान सकते हैं। तो इक्वल के दोनों साइड में ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे नीचे की कटती है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, इधर इधर एक स्क्वायर, एक पावर है सी की, तो एक पावर कट के एक रह जाएगी इस साइड में। तो क्या आएगा, एच अपॉन लेमड़ा इक्वल टू एम इंटू सी। एम इंटू सी द्रव्यमान और कण के वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं, जिसको पी से इंडिकेट कर दिया। तो क्या आया, एच अपॉन लेमड़ा इक्वल टू पी आ गया। तो इससे हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। लेमड़ा क्या हो जाएगी, पी नीचे आ जाएगा, लेमड़ा ऊपर चला जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन पी आ गया, या लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम इंटू सी। तो सी यहाँ पर क्या, फोटोन या प्रकाश का वेग होता है, और ये समीकरण 3 किसी भी द्रव्य कण पर लागू की जा सकती है। किसी भी द्रव्य कण के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये फोटोन के लिए है सी, अगर कोई दूसरा कोई द्रव्य कण है उसका वेग यदि v मान लें तो क्या होगा, एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं। तो लेमड़ा इक्वल टू एच अपॉन पी, यह समीकरण डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध कहलाता है। और द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग
द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग, संबद्ध है, द्रव्य कणों से संबद्ध तरंग डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहलाती है। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु है उसमें तरंग के जैसे लक्षण होते हैं। साधारण वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है, जिससे उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि उनके तरंग जैसे गुणों का पता नहीं चल पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉनों और अन्य जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, अपरमाणु कण हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है और उनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य को प्रयोगों द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। डी ब्रोगली संबंध का महत्व एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, टाइम अगर हो तो पढ़ सकते हो बाद में। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तीन आधारभूत सिद्धांत पढ़ रहे थे, पहला हो गया डी ब्रोगली का, सेकंड है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है, अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता। तो इनका जो गुणनफल है उसकी वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन किसके होती है? एच अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या है? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी यानी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल नियत रहता है। यदि स्थिति में अनिश्चितता बढ़ती है, डेल्टा एक्स बढ़ती है तो डेल्टा पी कम हो जाता है, डेल्टा पी बढ़ता है तो डेल्टा एक्स का मान घट जाता है। लेकिन इनका गुणनफल क्या होता है? नियत रहता है। डेल्टा पी संवेग को हम लिख सकते हैं m इंटू वी या m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा पी है। m को आगे डेल्टा नहीं लगाएंगे द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होता नहीं है, तो डेल्टा पी को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी। ये वेग में अनिश्चितता हो जाएगी। तो डेल्टा पी की जगह यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक तरंग समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। समीकरण क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू होल साई इक्वल टू 0। साई क्या? तरंग फलन है। इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम प्रदर्शित करता है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एच प्लांक कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, यू स्थितिज ऊर्जा है। ये समीकरण एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं। एनसीईआरटी बुक में केवल ये दे रखा है कि एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न प्रकार है। किस प्रकार है? एच कैप साई इक्वल टू ई साई। एच कैप क्या है? एक गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, संकारक कहते हैं। साई तरंग फलन है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा
के योग के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण विभव से संबंधित होती है। इस समीकरण के हल से ई व साई के मान प्राप्त होते हैं। तो ये 3 क्वांटम यांत्रिकी के आधारभूत सिद्धांत हो गए। डी ब्रोगली का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल या कक्षक। कक्षक क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, संभावना अधिकतम हो, कक्षक कहलाता है। परमाणु के नाभिक के लिए साई स्क्वायर का मान 0 होता है। साई स्क्वायर क्या है? तरंग फलन का वर्ग, जो कक्षक को इंडिकेट करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। तो नाभिक में कक्षक क्या होगा? 0 होगा। प्रायिकता क्या होगी कक्षक के होने की? 0 होगी। कक्षक क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन लगातार नहीं होता। एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन के जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन लगातार नहीं होता, बल्कि क्वांटीकृत होता है, टुकड़ों के रूप में होता है। ऊर्जा के इन क्वांटीकृत मानों को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। या सिंपल सी डेफिनेशन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से शो करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या n से होती है। मुख्य क्वांटम संख्या से किसकी जानकारी होती है? इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी होती है, कक्षा की जानकारी होती है, कोष, कक्ष, ऊर्जा स्तर। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। जैसे कोई सर्किल नाभिक के पास है, दूसरा उससे दूर है। जैसे देख सकते हैं, ये पहली क्लास है, पहला कोष है, नाभिक के जो समीप है। दूसरा कोष इससे अधिक दूर है, तीसरा इससे और ज़्यादा दूर है। तो ये n का मान इसके लिए 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, 5, 6। तो n का मान बढ़ने पर क्या होता है? कोष की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। तो इससे क्या पता चलता है? तो n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात इससे इलेक्ट्रॉन अब्र अर्थात कक्षक के आकार का पता चलता है। किसी कोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं? 2n² से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² के अनुसार भरे जाएंगे, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं हो सकते। तो इस फॉर्मूले के अनुसार कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? KLMN कोष में अधिकतम 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो जैसे K कोष के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 2, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 से गुणा करने पर 2 आएगा। L कोष के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 8। m के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3, फॉर्मूला रखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9, 9 इंटू 2 क्या आएगा? 18। n के लिए क्या आएगा? n कोष के लिए n की वैल्यू होती है 4, तो क्या वैल्यू आएगी? 4 के स्क्वायर करेंगे तो 32। इस प्रकार से
के एल एम एन कोष में अधिकतम 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी एन पर निर्भर करता है। कैसे? ये अपने पास फॉर्मूला है, E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ एन की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा? वैल्यू घटेगी, लेकिन माइनस में घटेगी। इसका मतलब माइनस में कोई चीज कम होती है तो वो चीज बढ़ती है। तो E प्रोपोर्शनल टू किसके? -1/n²। ये अपन बोल सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू n², अर्थात n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थायित्व घटता है। ऊर्जा बढ़ने पर स्थायित्व घटता है। दूसरी क्वांटम नंबर है दिगंशी या गौण क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल l से शो करते हैं। इससे किसकी जानकारी होती है? परमाणु में उपकोष की जानकारी l से होती है। किसी उपकोष के लिए जितना n का मान होता है उसमें उतने ही उपकोष पाए जाते हैं। जैसे k कोष के लिए n का मान कितना होता है? 1। पहला कोष है जिसमें एक ही उपकोष मिलेगा s। दूसरा कोष कौन सा? l, तो उसके लिए n का मान कितना होगा? 2। तो इसमें 2 ही क्या मिलेंगे? उपकोष मिलेंगे sp। तीसरे कोष के लिए n का मान कितना होगा? 3। इसमें 3 ही क्या होंगे? उपकोष होंगे। कौन कौन से? sp, d। और n का मान 4 है तो चौथे कोष के लिए कितने उपकोष होंगे? 4 ही उपकोष होंगे, sp, df। ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। शार्प एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रारंभिक शब्द हैं। शार्प से लिया गया है, प्रिंसिपल से, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, इनसे लिया गया है। क्वेश्चन इसके ऊपर, निम्न में से कौन से उपकोष संभव नहीं है तथा क्यों? 1s, 1p, 2d, 3f, 3p। तो इनमें से कौन से उपकोष संभव? 1s संभव है, 1p संभव नहीं है, क्योंकि p उपकोष का भरना दूसरे कोष से शुरू होता है, 2s, 2p। ऐसे ही 2d संभव नहीं क्योंकि d उपकोष का भरना तीसरे कोष से चालू होता है। ऐसे ही 3f भी संभव नहीं क्योंकि f उपकोष का भरना चौथे कोष से शुरू होता है। अभी दिखाया था। f किस में आएगा? चौथे कोष में आएगा। d कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरे से होता है, उससे पहले d है ही नहीं। p कहाँ से होगा? दूसरे से होगा, उससे पहले है ही नहीं। तो कौन कौन सा उपकोष संभव नहीं है? 1p, 2d, 3f उपकोष संभव नहीं है क्योंकि पहले उपकोष में केवल एक उपकोष s होता है, दूसरे कोष में केवल 2 उपकोष होते हैं, s व p। तीसरे में केवल 3 उपकोष spd पाए जाते हैं। अर्थात p उपकोष का भरना दूसरे कोष से शुरू होता है, d उपकोष का भरना तीसरे कोष से शुरू होता है, और f उपकोष का भरना चौथे कोष से शुरू होता है। उपकोषों के लिए l का मान 0 से n-1 तक बढ़ता है। उपकोष के लिए उपकोष कौन से? l, spd, f। तो थोड़ा मोटे रूप में समझाता हूँ। जैसे k कोष में ये मान लो पहली मंजिल है k कोष, दूसरी मंजिल है l कोष, तीसरी है m कोष, और चौथी है n कोष। तो
के कोष में एक ही उपकोष होता है, यानी पहली मंजिल में एक ही चैम्बर लगा लो, प्रकोष्ठ लगा लो, तो इसमें एक ही उपकोष है एस। दूसरी मंजिल या दूसरे कोष में दो उपकोष हैं या दो चैम्बर लगा सकते हो ऊपर नीचे वाले, एस और पी। तीसरी मंजिल में या तीसरे कोष में कितने होंगे उपकोष, एस, उसके ऊपर पी, उसके ऊपर डी। एस से ऊपर होता है पी से ऊपर थोड़ा होता है डी, यानी एस से अधिक ऊर्जा होती है पी की, पी से अधिक ऊर्जा होती है डी की। इसी प्रकार एन कोष में होंगे चार उपकोष, एस, पी, डी, एफ, इस प्रकार से। उपकोषों के लिए एल का मान 0 से n-1 तक बढ़ता है, अर्थात किसी उपकोष के लिए एल का मान n के बराबर नहीं हो सकता, अधिक तो हो ही नहीं सकता। एल का मान n के बराबर या अधिक कभी नहीं हो सकता। तो एल का मान कितना होता है, एस के लिए होता है, एस उपकोष के लिए 0, एस के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। एस के लिए, एस उपकोष के लिए n का मान 1, एक में से 1 करेंगे क्या बचेगा 0, तो एस के लिए, एस उपकोष के लिए एल का मान कितना आएगा 0। पी उपकोष के लिए एन की वैल्यू क्या आती है 2, दूसरे कोष से शुरू होता है, तो 2 में से 1 करेंगे तो पी उपकोष के लिए एल का मान कितना आएगा 1। डी के लिए एन का मान कितना आएगा 3 में से 1 यानी 2। एफ के लिए कितना आएगा 4 में से 1 यानी 3। तो हमारा वैसे भी डायरेक्ट याद रहेगा थोड़ा अभ्यास होने पर। एस उपकोष के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, 0 1 2 3। तो एल द्वारा यानी दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति की जानकारी होती है। एक तो परमाणु में उपकोष की जानकारी होती है, इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति की जानकारी भी होती है। एस उपकोष गोलाकार होता है, पी डंबलाकार होता है, एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डंबलाकार, डी कक्षक कैसे होते हैं द्विडंबलाकार, और एफ इसकी आकृति होती है जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकोषों के लिए एन तथा एल के मान लिखो। इधर के 1s 2p 4s 3p 4d। तो उपकोष के आगे जो लिखा होता है वो होता है मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, और l का मान हमें पता ही है, s के लिए कितना होता है, p के लिए कितना होता है। तो निम्न उपकोषों के लिए n तथा l का मान उपकोषों के आगे लिखा अंक n को व्यक्त करता है। ये लाइन हटा देते हैं। तो सॉल्यूशन कहां से होगा, उपकोषों के लिए उपकोषों के आगे लिखा अंक n को व्यक्त करता है। जैसे ये s के आगे 1 है, p के आगे 2 है, 4 के s के आगे 4 है, 3 नहीं, p के आगे 3 है, d के आगे 4 है। तो उपकोषों के आगे लिखा अंक n को व्यक्त करता है, यानी ये लिख लेंगे 1s 2p 4s 3p 4d। तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ये तो n की वैल्यू होगी। l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, p के लिए 1 होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। बस ये कुछ है। l बराबर 2 वाले उपकोष के लिए n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो l बराबर 2 किसके लिए होता है, d उपकोष के लिए होता है, और d उपकोष का भरना कहाँ से शुरू होता है, तीसरे कोष से शुरू होता है। तो इसके लिए n का न्यूनतम मान क्या होगा 3 होगा, ज्यादा तो हो ही सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठा। ये क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्ञात करते हैं 2n² से ज्ञात करते हैं, लेकिन उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकते हैं, तो फॉर्मूला है 2 × 2l + 1 से कैलकुलेट करते हैं। जैसे s उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने, तो
तो फॉर्मूला क्या है, टू हमारे पास है ही, तो ब्रैकेट के अंदर भी 2 है। एल की वैल्यू एस ऑफ कोस के लिए 0 होती है, +1 सॉल्व करेंगे 2 आएगा। पी के लिए कितना सॉल्व करेंगे 6 आएगा। डी के लिए कितना आएगा 10 आएगा। एफ के लिए कितना आएगा 14 आएगा। किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या 2l+1 से ज्ञात करते हैं। ये तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या थी। अब और उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे 2l+1 से होंगे। तो एस के लिए क्या होंगे 2 गुणा एल के वैल्यू कितना है 0, 2 गुणा 0+1 1 ही आएगा। तो उसमें एक कक्षक होता है। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। के कोष में एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है एस कक्षक। और दूसरे कोष में क्या होता है एस और पी, 2 उपकोष होते हैं। एस का तो बता दिया। पी उपकोष में, पी उपकोष किसी भी कोष में हो, तीसरे चौथे पांचवें में, पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे। फॉर्मूले से 2l+1, 2l का मान 1 होता है पी उपकोष के लिए, 2 × 1 कितना आएगा 2 + 1 3। तो पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, यानी 3 खाने होंगे इस प्रकार से। ऐसे ही डी उपकोष में 5 होंगे और एफ उपकोष में 7 कक्षक होंगे। तो एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 कक्षक होते हैं। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम। एक ही कोष में भी उपकोषों की ऊर्जा में अंतर होता है। जैसे ये के कोष, इसमें एक ही उपकोष है एस। एल कोष में 2 उपकोष हैं एस और पी। एम में 3 है, ये 3 मंजिले 3 खाने कह सकते हो, एस पी डी। और एफ में कितने होंगे 1 2 3 4, एस पी डी एफ। अब एस उपकोष में एक ही खाना होता है, यहाँ भी एस, इसमें भी एक ही खाना होता है, यानी इसमें 3, एस में एक ही कक्षक होता है। के कोष में एक उपकोष एस और एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। एल कोष में 2 उपकोष एस और पी, जिनमें से एस में तो एक ही कक्षक होता है और पी में कितने होंगे 3 कक्षक होंगे, 1 2 3। उनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऐसे ही एम कोष में 3 उपकोष होते हैं एस पी डी। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। पी उपकोष में उसी प्रकार से 3 कक्षक होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में कितने होंगे 5 कक्षक होंगे। उनके नाम होते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही इसमें होंगे, एस में एक ही कक्षक, पी में 3, इसमें 5 खाने, इसमें 7 खाने। तो एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम, जैसे दिखाया था, एस से ऊपर होता है पी, पी से ऊपर होता है डी, डी से ऊपर होता है एफ। एक ही कोष की बात हो रही है, चौथे कोष की, एन कोष की। एन कोष में जो कोष हैं उनकी ऊर्जा का क्रम। एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम। तो एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, पी में ज्यादा, डी में उससे ज्यादा और एफ में सबसे ज्यादा होगी। एक ही उपकोष में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। जैसे पी कक्षक, पी उपकोष 3 कक्षक में बटा होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो एक ही उपकोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे
एक ही उपकोष में पाए जाने वाले जितने भी कक्षक हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक खाने में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पी एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। इसमें कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 आएंगे। इसमें 5 खाने 10 आएंगे। इसमें 7 खाने 14 आएंगे। 2 6 10 14। अब जैसे दूसरा कोष है, इसमें नीचे वाला एस उपकोष है, ऊपर वाला पी उपकोष है। पी उपकोष में 3 कक्षक हैं। तो पी की ऊर्जा एस से ऊपर है, लेकिन ये इन तीनों की तो बराबर है, पी एक्स पी वाई पी जेड की। ऐसे एस से ज़्यादा ऊर्जा होती है पी उपकोष की, और इससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है? डी उपकोष की। लेकिन डी में 5 कक्षक होते हैं, तो इन पांचों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ऐसे ही एफ में कितने होंगे? 7 खाने होंगे, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबकी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। तो समान ऊर्जा के कक्षक कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, या डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, जो भी। एक ही उपकोष में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। समान ऊर्जा के कक्षक समभ्रंश कहलाते हैं, डी जनरेट कहलाते हैं। कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उनके कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। कक्षीय कोणीय संवेग की गणना कैलकुलेशन निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूला भी होता है ज्ञात करने का, कक्षीय कोणीय संवेग को ज्ञात करने का। h इंटू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1/2 पाई। एच प्लांक कांस्टेंट है, एल दिगंशी क्वांटम संख्या है। उसके बाद नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी देती है, अर्थात कक्षकों की जानकारी देती है। कक्षकों के लिए m का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? -l से +l बढ़ता है। तो m के मान s के लिए, s कक्षक के लिए कितना होगा? s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। s कक्षक के लिए, s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है। तो 0 से -0 से +0 क्या है? 0 ही होगा। तो इसके लिए m का मान एक ही होता है, 0 s उपकोष के लिए। p के लिए, p के लिए l का मान 1 होता है। तो -1 से +1 होगा। तो -1 फिर 0 फिर +1। अब 3 जो कक्षक है पी एक्स पी वाई पी जेड, इनमें मान वैल्यू कहाँ से बढ़ती है? -1 से +1 तक बढ़ेगी। तो -1 किसकी हो सकती है? या तो पी एक्स की या पी वाई की हो सकती है। ऐसे +1 किसकी हो सकती है? पी वाई या पी जेड की हो सकती, पी वाई या पी एक्स की हो सकती है। और 0 किसकी लेंगे? हमेशा पी जेड की लेंगे। डी के लिए, डी के लिए एल का मान 2 होता है। तो -2 से +2 तक कितनी वैल्यू आएगी? -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, 5 वैल्यू आएंगी। इसमें 0 किसको लेंगे? डी जेड स्क्वायर कक्षक को हमेशा 0 लेंगे। ऐसे एफ की वैल्यू कितनी होंगी? एफ के लिए एल का मान होता है 3, तो -3 से +3, यानी टोटल 7 वैल्यू आएंगी। 0 को काउंट करते हुए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। पी उपकोष में 3 कक्षक पी एक्स पी वाई पी जेड बता दिए पहले भी, जो तीनों निर्देशांकों की ओर अभिविन्यासित रहते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, ये नाम भी बता दिए हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, डैश। तो डी उपकोष के 5 अभिविन्यास होते हैं। अब इनमें से -2 वैल्यू किसकी हो सकती है? डी एक्स वाई की हो सकती है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हो सकती है। -1 किसकी हो सकती है? डी वाई जेड और एक्स जेड की हो सकती है। 0 किसकी होगी? हमेशा डी जेड स्क्वायर की लेंगे। +1 किसकी ले सकते हैं? डी एक्स जेड और डी वाई जेड की लेंगे। और +2 किसकी ले सकते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स वाई की ले सकते हैं।
एफ कोष में 7 कक्षक होते हैं, इनके नाम व आकृतियां जटिल होती है। तो यह क्वांटम संख्या जीवमान प्रभाव की व्याख्या करती है। पीछे पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय रेखाओं को, जब स्पेक्ट्रम रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह अनेक सूक्ष्म रेखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका था। तो यह क्वांटम संख्या जीवमान प्रभाव की भी व्याख्या करती है। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न होता है। कोई भी आवेश गति करता है तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है आवेश की वजह से, गतिशील आवेश की वजह से। आवेश स्थिर आवेश तो करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, और गतिशील आवेश करता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और एक होता है त्वरित आवेश, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ साथ ऊर्जा भी सर्जित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के कारण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है। जब यह कक्षाओं में चक्कर लगाता है, कक्षीय गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का सूक्ष्म विभाजन हो जाता है। किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या n स्क्वायर से ज्ञात करते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n स्क्वायर। कक्षक ज्ञात करने हो कोष में तो n स्क्वायर, यानी कक्षक क्या होंगे? कोष में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या से आधे होंगे। जैसे के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो कक्षक कितने होंगे? 1 होगा। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो कक्षक कितने होंगे? 4 होंगे। s और p, एक s में 3 p में, m में कितने होंगे? 9 होंगे। इलेक्ट्रॉन तो अधिकतम 18 और कक्षक कितने? 9 हो जाएंगे। s p d, s में 1, p में 3, d में 5, ऐसे n में 16 हो जाएंगे। चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण को बताती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है, यानी घूमता हुआ चक्कर लगाता है। तो अक्ष पर घूर्णन 2 प्रकार से होता है, एक तो क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी की तरह ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से, इस तरीके से घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूमेगा। और एक एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, घड़ी के विपरीत घूमेगा। घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू होती है चक्रण क्वांटम संख्या की हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेते हैं -12। तो ये जैसे नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है ऐसे। ये तो नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, कक्षा में कक्षीय गति कहलाएगी। और ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जैसे पेन घूम रहा है मान लिया, तो घूमते हुए चक्कर लगाता है, खुद भी घूम रहा है और चक्कर भी लगा रहा है। खुद यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए चक्कर लगाता है, तो इसका मान क्या लेंगे? -12। और क्लॉकवाइज घूमते हुए चक्कर लगाता है तो +12 लेंगे। एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं और इनका चक्रण विपरीत होता है। एक ऊपर की तरफ शो करेंगे, एक नीचे की तरफ शो करेंगे। जैसे ये ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है। एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का चक्रण विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। h × s + 1/2 पाई, ये अंडर रूट आएगा यहाँ पर s × s + 1 के ऊपर।